एकम्प्लिक्स के बारे में हमने बताया था। और जो सह अपराधी या एकम्प्लिक्स हैं, इस पर क्वेश्चन बनने का आपका पूरा चांस रहता है, मैं बता दूं। यानी कि पूरा चांस रहता है इस पर क्वेश्चन बनने का। और एक दो दिन में लिखवा ही जाएगा उस क्वेश्चन को। और प्रयास ये करिएगा कि अच्छे से मेंस के लिए तैयार करिएगा। इसके बाद आपका जो तुरंत पढ़ना चाहिए क्वेश्चन एविडेंस में, वह सह अभियुक्त के बारे में पढ़ना चाहिए। यानी कि जो आपका सेक्शन 30 है। देखिए, आपका जब भी सह अभियुक्त पढ़िए, उसकी शुरुआत या भूमिका कैसे आप लिखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और जो आप भूमिका लिखेंगे वो सटीक होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपका कैसे उसको डील करना है। देखिए, आप कैसे इसको डील करेंगे, अगर ये आता है क्वेश्चन का जो मॉडल बनता है, वह ये बन सकता है कि सह अभियुक्त को परिभाषित करते हुए सह अभियुक्त के कन्फेशन या संस्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू बताइए, यानी कि साक्ष्यिक मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और इंटरव्यू में जो ज़्यादा पूछा जाता है, वह सह अभियुक्त और सह अपराधी में डिफरेंस क्या है। यानी कि को एक्यूड और ए कॉम्प्लेक्स में। भाई, मेंस में तो अब तक के इतिहास में अंतर नहीं पूछा है, लेकिन क्या पूछ दे कोई भरोसा भी नहीं है। इसलिए आप 7-8 अंतर कम से कम दिमाग में बैठाए रहेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन ये आ ही जाए तो करेंगे क्या। इंटरव्यू में ज़्यादा चांस रहता है पूछने का। तो पहले सह अभियुक्त, आपका सह अभियुक्त के बारे में आप जो जनरल रूल हैं वो लिखेंगे। तो सामान्य नियम यह है, या सामान्यतः एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति, यानी कि एक अभियुक्त द्वारा किया अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करना, यानी कि कन्फेशन, यानी कि संस्वीकृति। यानी कि सामान्य नियम, या मामूली तौर पर आप कह सकते हैं, या जनरली, या सामान्यतः। तो सबसे पहले सामान्य नियम जरूर लिखिएगा। सामान्यतः एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध साक्ष्य होते हैं, अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि अगर ये एक अभियुक्त है, ये अपराध को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, यानी कि कन्फेस करता है, यानी कि संस्वीकृति करता है, तो ये संस्वीकृति ए के अगेंस्ट में, ए के विरोध में साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी। किसी अन्य अभियुक्त, यानी कि अन्य अभियुक्त यानी कि बी या सी, जो अन्य अभियुक्त हैं, उनके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी। ये जनरल रूल है, ये सामान्य नियम है। ये जरूर 2 लाइन आप दिखाएंगे। उसके बाद लिखेंगे, लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में इसका एक्सेप्शन दिया गया है, इसका अपवाद दिया गया है, जहाँ की एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में सुसंगत बनाया गया है। यानी कि
सामान्य नियम का जो एक्सेप्शन है वह कौन सी धारा में है? 30 में। ये आपका मान के चलिए 5 लाइन में आपका निपट जाएगा। तब आप सह अभियुक्त की परिभाषा दीजिएगा कि सह अभियुक्त या को एक्यूज किसे कहा जाएगा। तो परिभाषा आपका 2 या 3 लाइन में समाहित हो जानी चाहिए। तो सह अभियुक्त की परिभाषा ये है कि जब 2 या 2 से अधिक अभियुक्तों का विचारण माने अभियुक्तों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण होता है तो वे आपस में सह अभियुक्त कहे जाते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, उनका ट्रायल चल रहा हो, विचारण चल रहा हो, विचारण एक ही अपराध के लिए चल रहा हो और सेपरेट नहीं बल्कि कैसा विचारण चल रहा हो, ज्वाइंट। 3 पॉइंट याद रखिएगा लिखते समय। संयुक्त विचारण चल रहा हो एक ही अपराध के लिए और ज्वाइंट चल रहा हो और व्यक्तियों की संख्या या अभियुक्तों की संख्या 1 से अधिक हो, यानी कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, तो इन व्यक्तियों को ही आपस में हम क्या कहेंगे? को एक्यूट कहेंगे, सह अभियुक्त कहेंगे। इसके बारे में आपका जो इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 यानी कि 30 में किया गया है। तो देखिए 2 तरीका लिखने का है। अगर आपको सह अभियुक्त की संस्कृति कब रेलेवेंट होगी दूसरों के खिलाफ, अगर आपको बेयर एक्ट याद है तो पहले बेयर एक्ट की भाषा लिखिए, और अगर आपको दिक्कत आ रही है बेयर एक्ट में तो आप एसेंशियल एलिमेंट डायरेक्ट आ जाइएगा, यानी कि धारा 30 के आवश्यक तत्व। तो जो आवश्यक तत्व निकाले जाते हैं वह अलग से न निकाल के जो बेयर एक्ट में आपका शब्द दिए रहते हैं उन्हीं शब्दों को अलग अलग किया जाता है। तो जब भी कोई कानून पढ़िए, चाहे माइनर पढ़िए या मेजर पढ़िए, प्रयास ये करिए कि जो बेयर एक्ट में आपको बातें दी गई हैं उन बातों को कैसे अलग अलग किया जाता है। तो देखिए हम भी बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं और आप भी प्रयास करिए घर पर भी कि बातों को कैसे सर पृथक करते हैं और एक एक शब्दों को निकालते हैं। और उसी प्रकार आप कोई भी कानून पढ़िए तो बेयर एक्ट को तोड़ने की कला आनी चाहिए। जिस प्रकार एक लाश डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए जाती है और उस लाश का चीड़ फाड़ डॉक्टर करता है, मृत्यु का कारण खोजने के बाद लाश को पुनः सील देता है, पुरानी अवस्था में ला देता है, तो आपको भी सेम उसी प्रकार धाराओं में कही गई बातों का पोस्टमार्टम करने के लिए धाराओं का चीड़ फाड़ करना पड़ेगा। यानी कि जो शब्द दिए गए हैं धाराओं में उसको कैसे अलग अलग किया जाएगा, ये कला हर हाल में आनी चाहिए। और धारा 30 हम तोड़ रहे हैं। देखिए धारा 30 में जो भी शब्द आएंगे प्रयास करिए कि उसी को एसेंशियल एलिमेंट में हम बांट रहे हैं। देखिए एक शब्द साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती हैं, विचार में लेना। जबकि एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि पहला पॉइंट ये आया कि पहले तो व्यक्तियों की संख्या बेरेक से निकालिए कि व्यक्तियों की संख्या 1 से क्या होनी चाहिए? अधिक। भाई देखिए हम अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो बेयर एक्ट में दी गई हैं बातें उसी को हम अलग अलग करते हैं और यही धारा 30 या सह अभियुक्त की संस्कृति का क्या हो जाएगा?
एसेंशियल एलिमेंट। देखिए शब्द से हम चल रहे हैं। जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए तो दूसरा शब्द आया कि व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो और एक ही अपराध के लिए, दूसरा शब्द आया। तीसरा शब्द आया एक ही अपराध के लिए के बाद कि संयुक्त रूप से विचारित है, यानी कि आपका इन व्यक्तियों का कैसा ट्रायल चल रहा हो, संयुक्त विचारण चल रहा हो, संयुक्त विचारण चल रहा हो। अगला शब्द देखिए, तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति ने संस्वीकृति की हो, क्या की हो, संस्वीकृति की हो, कन्फेशन किया हो, ये हो गया। तो कन्फेशन कैसा कैसा कन्फेशन किया हो, वह कन्फेशन न्यायालय में क्या कर दिया गया हो, प्रूफ कर दिया गया हो, यानी कि साबित कर दिया गया हो। तत्पश्चात आपका लिखा गया है कि कन्फेशन ऐसा हो जिससे वह स्वयं भी प्रभावित होता है और जो अन्य लोग जिनका ज्वाइंट ट्रायल उसके साथ चल रहा है उन पर भी इस कन्फेशन का क्या होता है, प्रभाव। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो बीच में एक उदाहरण आपका बताया जाए, आपका प्री में भी बताया गया था। धारा 30 का सिद्धांत ही ये है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बीच में एक अलग से ये लिखना नहीं है, ये नहीं कि ये भी लिख दीजिएगा, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। और सतर्कता का नियम है, विधि का नियम तो नहीं है लेकिन सावधानी का नियम है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये झूठी घटना नहीं है, ये सत्य घटना है। तो आपका बिहार एपीओ का ही एग्जाम था। कोचिंग के एक मोस्ट सीनियर पर्सन गए थे बिहार एपीओ देने। तब तक एक सेंटर के बाहर उनको एक लड़की मिलती है और आपका दो चौरा शुरू हो जाता है। दो चौरा मतलब कि दोनों लोग आपस में माने बातचीत शुरू करते हैं। तो लड़का कहता है कि मेरा जीएस तैयार है। तो लड़की कहती है कि मैं ला ट्रेनर हूँ हाई कोर्ट में और मेरा ला पूरी तरह क्या है, तैयार। तो ऐसी दशा में जब सेंटर के अंदर प्रवेश किए लोग तो सौभाग्य इसी को कहा जाता है कि सौभाग्य ये निकला कि आगे पीछे ही आपका माने बैठने की सीट निर्धारित थी। आगे पीछे लोग बैठे। जीएस के पेपर में लड़के ने लड़की को खूब बताया और ला के पेपर में लड़की ने बताया। दोनों जब निकले तो 56 इंची सीना दिखाते हुए कि अब तो हम पप्पू पास हो जाएगा। अब उसके बाद आपका अलग अलग लोग ट्रेन से आए और तत्पश्चात जब ट्रेन में मिलान शुरू हुआ बिहार एपीओ के पेपर का तो पता लगा कि लड़का भी इधर कोस रहा था कि जितना बताई सब क्या बताई गलत, और लड़की भी कोस रही थी कि जितना बताई गलत। तो लड़के का भी यही विचार था कि हमारा तो नहीं ही होगा लेकिन हम इनको भी होने नहीं देंगे। लड़की का भी इरादा यही था कि हम तो डूबेंगे लेकिन इसको भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। यानी कि सर पर लड़के को विश्वास नहीं था, यानी कि गुरुजी ने जो पढ़ाया था उस पर कोई विश्वास नहीं। और तत्काल नई नई दोस्ती हुई थी तो उस पर ज़्यादा विश्वास कर लिए, तो इसीलिए आपका डूब गए। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। और मैंने ट्रेन में रहते हुए ही फ़ोन किए कि सर ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो अब पता है क्या हो, जब चिड़िया चू गई खेत। क्यों मौर्य जी?
आपके साथ भी देखिएगा, सतर्क रहिएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम तो चाय पिएंगे ही, मौर्य जी को भी क्या करेंगे, चाय पिला के दम लेंगे। तो आपका तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि समाज है और समाज में सतर्कता और सावधानी पूरी तरह क्या है, आवश्यक। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर बैक हुई आपका, भाई ये झूठी घटना नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ये घटनाएं सबक देती हैं कि जो मैं पढ़ाया हूँ उस पर विश्वास करिए, बगल वाले पर विश्वास न करिए। तो इसका मतलब धारा 30 में ये हुआ कि जो जिस व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है, उनमें से एक ने कन्फेशन किया है, संस्वीकृति की है, उस संस्वीकृति को न्यायालय में प्रूफ किया गया है, और संस्वीकृति इस नेचर की है कि वह संस्वीकृति करने वाले को भी प्रभावित करती है, और जो उसके साथ अन्य लोगों का ट्रायल चल रहा है उसको भी प्रभावित करती है। यानी कि इसका मतलब कि अगर ए ने अपना अपराध स्वीकार किया, तो अपना तो अपराध स्वीकार ही किया, उसी के साथ ये भी कहा कि हमारे साथ अपराध में बी भी शामिल था। इसी को हम कहेंगे कि कन्फेशन ऐसा है जो करने वाले और उसके साथ ज्वाइंट रूप से विचारित अन्य व्यक्तियों पर भी क्या डालते हैं, प्रभाव। अगला शब्द देखिए आपका, अभी इसको समझा जाएगा, अभी तोड़ लिया जाए कई शब्दों को। हाँ, प्रभावित करने वाली की गई संस्कृति को साबित किया जाता है, फिर कामा दिया है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्कृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय क्या कर सकेगा, ऐसे कन्फेशन को विचार में ले सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, अभी हम बताएंगे, ले सकेगा। और किसके विरुद्ध विचार में ले सकेगा, तो जो संस्वीकृति किया है और जिस पर उस संस्कृति का क्या पड़ रहा है, इफेक्ट। यानी कि अगर ए ने किया है तो ए के विरुद्ध विचार में ले सकेगा, और उस संस्कृति से जो अन्य सह अभियुक्त प्रभावित हो रहे हैं उनके विरुद्ध भी क्या कर सकेगा, न्यायालय विचार में ले सकेगा। इसके बाद एक्सप्लेशन दिया गया है, और एक्सप्लेशन में अपराध शब्द का मतलब बताया गया है कि धारा 30 में जो ऑफेंस शब्द एक ही अपराध आया है, तो एक ही अपराध का मतलब क्या हुआ, केवल अपराध करने वाले शामिल हैं कि उस अपराध का दुष्प्रेरण और प्रयत्न करने वाले भी एक ही अपराध करते हुए माने जाएंगे। तो एक ही अपराध का मतलब ये हुआ कि उस अपराध को करने वाला भी, उस अपराध का दुष्प्रेरण करता भी, और उस अपराध का प्रयत्न करता भी। तो अब इसी को व्याख्या करनी, यानी कि जो देखिए फिर एक बार, जो भी हमने शब्द लिखे हैं एक लाइन सतर्क रहिए कि एक भी शब्द आप देखे होंगे कि हमने अपने मन से नहीं लिखा। आप देख सकते हैं कि एक भी शब्द हमने अपने मन से नहीं लिखा। जो भी बेयर एक्ट में बातें हैं उन्हीं बातों को हमने अलग अलग रख दिया। अब इसी को एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं, यानी कि सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के आवश्यक तत्व कहते हैं। अगर ये सभी आवश्यक तत्व किसी कार्य में मिलते हैं तो धारा 30 अप्लाई होगी, और एक भी आवश्यक तत्व अगर मिस हो जाता है तो धारा 30 अप्लाई नहीं होगी। तो तुरंत आगे बढ़ने से और इसकी व्याख्या पढ़ने से पहले एक बार आप दृष्टांत पर गौर करिए। मेंस में दृष्टांत भी कई बार बना है, उदाहरण माने इलस्ट्रेशन के रूप में।
आप खुद एक बार दृष्टांत पढ़िए और ये डिसाइड करना है कि कौन सा दृष्टांत धारा 30 से कवर होगा और कौन धारा 30 में नहीं आएगा। तो उसमें एक शब्द ही पकड़ना है कि जो पहला इलस्ट्रेशन है, जो पहला उदाहरण है, उसमें आप ये माने उसमें आप ये देखेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, एक ही अपराध के लिए उनका विचारण चल रहा है। और वह विचारण कैसा चल रहा है, पहले दृष्टांत में देखिए संयुक्त चल रहा है कि पृथक। तो क्या धारा 30 इस उदाहरण में सेट होती है कि नहीं होती है। और आप सेकंड उदाहरण देखिए, सेकंड ही पूछा जाता है। सेकंड उदाहरण में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, तो दोनों आपस में सह अभियुक्त माने जाएंगे कि नहीं, नहीं माने जाएंगे। यही दिमाग में बैठाना है समस्यात्मक क्वेश्चन में कि पहले में ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है और बातें अप्लाई होती हैं तो आपस में ये सह अभियुक्त माने जाएंगे। और दूसरे दृष्टांत में आप पढ़िए एक बार, कहीं भी ज्वाइंट ट्रायल का उल्लेख नहीं है। तो जब ज्वाइंट ट्रायल चल ही नहीं रहा है तो क्या ये एक दूसरे के सह अभियुक्त माने जाएंगे कि नहीं, आपस में नहीं माने जाएंगे। और ऐसी संस्कृति धारा 30 के तहत सुसंगत नहीं होगी। भाई दृष्टांत भी मेंस में कई बार पूछा है, सतर्क रहना, हम डील करेंगे आगे अलग से। अब जो एसेंशियल एलिमेंट हैं आपका उसी को पढ़ना है और कम से कम 2 केस इस पर दीजिएगा। एक कश्मीरा सिंह का जो लीडिंग केस है और दूसरा भुवनी साहू का जो धारा 30 से भी रिलेटेड हैं और 133 से भी। तो भुवनी साहू में क्या बताया गया, कश्मीरा सिंह में क्या बताया गया। लेकिन पहले आपका जो आवश्यक तत्व है उसकी व्याख्या की जाए। देखिए एक एक शब्द से व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। देखिए पहला हम बताते हैं कि व्यक्ति सह अभियुक्त की संस्कृति के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्तों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। अगर केवल एक ही अभियुक्त है तो धारा 30 अप्लाई होगी कि नहीं, अप्लाई नहीं होगी। इंग्लैंड का नियम आप दिखा सकते हैं कि इंग्लैंड में कुछ दशाओं में पति पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन भारत में पति पत्नी एक व्यक्ति नहीं माने जाते, अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं। और एविडेंस की वह धारा भी हमने बताई थी, 120 हमने बताई थी कि जहाँ की ये बताया गया है कि पति अलग व्यक्तित्व रखता है और पत्नी अलग। तो भारत में अगर पति पत्नी के खिलाफ एक अपराध के लिए संयुक्त विचारण चल रहा है तो क्या ये सह अभियुक्त माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। रटे रहिए, इंग्लैंड में भले कुछ मामलों में बचाव है, भारत में पति पत्नी क्या माने जाते हैं, सेपरेट। तो व्यक्तियों की संख्या एक से क्या होनी चाहिए, अधिक। दूसरा ये दूसरा एक ही अपराध के लिए दूसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो, संयुक्त विचारण चल रहा हो। एक ही अपराध शब्द को इस धारा का एक्सप्लेशन में स्पष्ट किया गया है और यह बता दिया गया है कि एक ही अपराध के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण करना और उस अपराध का प्रयत्न करना भी क्या है, शामिल। तो केवल अपराध करना ही नहीं बल्कि उस अपराध का क्या करना, एबेटमेंट और अटेम्प्ट, ये एक ही अपराध माना जाएगा।
अर्थात अगर भिन्न भिन्न अपराधों के लिए कुछ व्यक्तियों के माने कुछ व्यक्तियों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो तो वह आपस में सह अभियुक्त नहीं माने जाएंगे, अतः धारा 30 अप्लाई नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो इसको सीआरपीसी से कोरिलेट जरूर कर लीजिएगा। सीआरपीसी डिटेल में न लिखिएगा लेकिन सेक्शन जरूर लिखिएगा, हम बताएंगे अभी। देखिए, संयुक्त ट्रायल का मतलब ये हुआ एक साथ विचारण। तो आप सीआरपीसी में जाएंगे, धारा 30 को, एविडेंस की धारा 30 को लागू होने के लिए यह अनिवार्य है कि एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण चल रहा हो। अगर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का सेपरेट ट्रायल चल रहा हो, पृथक विचारण चल रहा हो, तो धारा 30 अप्लाई नहीं होगी। अब कब संयुक्त विचारण चल सकता है उस कंडीशन को डिटेल में न लिखिए लेकिन कम से कम सेक्शन तो दिखाइए। तो देखिए, हम सीआरपीसी में बता रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 218 में यह सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित है कि प्रत्येक अपराध के लिए जिसका आरोप अभियुक्त पर है, आरोप इल्जाम है, आरोप अलग लगाना होगा और उसके खिलाफ उस आरोप का विचारण भी अलग होगा। अलग न लिखिएगा, थोड़ा वीक शब्द है, पृथक लिखिएगा या सेपरेट होगा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 219, 220, 221 और 223 में इसका एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जहाँ की एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो सकता है। यानी कि आपका धारा 30 जब भी पढ़िए तो धारा 219, 220 सीआरपीसी, 221 और 223 को भी हर हाल में ध्यान में रखना होगा कि कब ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। ये एविडेंस से कवर नहीं होगा, ये कहाँ से कवर होगा, आपका सीआरपीसी से। तो संयुक्त विचारण हो गया। अगला शब्द देखिए, संयुक्त विचारण हो रहा हो, तत्पश्चात अगला शब्द हमने लिखा है कि ऐसे अभियुक्तों में से किसी एक ने कन्फेशन किया हो। अब कन्फेशन को आपको व्याख्या 2-3 लाइन करना पड़ेगा। यानी कि जिन अभियुक्तों का संयुक्त विचारण हो रहा है उनमें से किसी एक अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो, तो कन्फेशन होता क्या है, तो आपको 2 लाइन दिखाना पड़ेगा। संस्वीकृति शब्द को एविडेंस में स्पष्टतः किसी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है, तो कन्फेशन होता क्या है, इसको कम से कम 2-3 लाइन दिखाइएगा। तो जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है या कम से कम इतने तथ्यों को स्वीकार करता है जिससे ये स्पष्ट हो बिल्कुल कि इसी ने अपराध किया है, तो हम कहते हैं कि उसने कन्फेशन या संस्वीकृति की। यानी कि इसका मतलब कि एक सह अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है उसमें से कम एक ने अपराध को क्या किया है, स्वीकार। या तो अपराध पूर्ण रूप से स्वीकार होना चाहिए या कम से कम इतनी बातों को एक्सेप्ट करे जिससे ये क्लियर हो कि इसी ने अपराध किया था। ये जो कन्फेशन की परिभाषा दी गई
पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर के केस में लॉर्ड एटकिन ने दी। यानी कि पीएन स्वामी वर्सेज इम्परर के केस में किसने दी? लॉर्ड एटकिन ने। तो कन्फेशन की परिभाषा में एक सह अभियुक्त का कथन आना आवश्यक है। अब आइए, तो संस्कृति की हो, ऐसी संस्वीकृति को न्यायालय में क्या कर दिया गया हो? प्रूफ। यानी कि धारा 30 लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि जिस सह अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो उसकी कन्फेशन को न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया हो, अर्थात न्यायालय को ये विश्वास दिला दिया गया हो कि इन्होंने कन्फेशन किया और इनका कन्फेशन सही था कि गलत था? सही था। तो हम कहेंगे कि प्रूफ कर दिया गया। अब ऐसा कन्फेशन जो किया गया है उसका नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है? तो ऐसे कन्फेशन के द्वारा, ऐसी संस्वीकृति के द्वारा जिस व्यक्ति ने संस्वीकृति किया है वह संस्कृति उस पर भी प्रभाव डालती है। यानी कि आसान भाषा में कि वह अपना अपराध भी स्वीकार कर रहा है और जो अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से उसके साथ विचारित हो रहे हैं उन पर भी वह संस्कृति प्रभाव डालती है। इसका मतलब कि जिनका संयुक्त विचारण उसके साथ हो रहा है उन पर भी ऐसे अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति इफेक्ट डालती है। यानी कि हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी क्या करेंगे? ले डूबेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो अपराध किया ही, मेरे साथ ये भी क्या थे? शामिल थे। यही तो हुआ, मैंने तो किया लेकिन मेरे साथ क्या थे? ये भी शामिल थे। इसी को हम कहेंगे कि कन्फेशन ऐसा है जो कन्फेशन कर्ता पर भी प्रभाव डालता है। और किस पर प्रभाव डालता है? आपका अन्यों पर जिनका ज्वाइंट ट्रायल उसके साथ हो रहा। इसके बाद आपका अब एविडेंशियल, इतनी बातें अगर ये शर्तें पूरी हो गई तो अब समस्या आई कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा? तो लास्ट में एविडेंशियल वैल्यू बेयर एक्ट में दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। एविडेंशियल वैल्यू ये दिया गया है कि ऐसी दशा में न्यायालय ऐसे कन्फेशन को, जो कन्फेशन किया है और जिस पर कन्फेशन का क्या पड़ रहा है? प्रभाव। यानी कि जो सह अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार किया है और उसकी संस्कृति का जिन सह अभियुक्तों पर क्या पड़ा है? प्रभाव। एक लाइन में लास्ट लाइन है कि न्यायालय विचार में ले सकेगा। अब यही से आपका उठाना है, यानी कि अब एविडेंशियल वैल्यू पर आ जाना है कि न्यायालय विचार में ले सकेगा। भी जहाँ तक एविडेंशियल वैल्यू की बात है, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 आपका एविडेंशियल वैल्यू के बारे में कहीं कुछ नहीं बताती। न तो ये बताती हैं कि सारवान साक्ष्य होगा, न ये बताती हैं कि संपोषक साक्ष्य होगा, बल्कि केवल इतना कह के छोड़ देती है कि न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अब विचार में क्या करेगा? ले सकेगा। किसके विरुद्ध? जो किया है और जिस पर प्रभाव पड़ता है। अब विचार में ले सकेगा यानी कि इसका जो एविडेंशियल वैल्यू है वह स्पष्ट रूप से दिया नहीं गया है। तो जब एविडेंशियल वैल्यू नहीं दी गई है तो ऐसी दशा में न्यायालय के निर्णय की ओर हम देखेंगे कि न्यायालयों ने ये जो विचार में शब्द ले सकेगा है इसकी क्या क्या व्याख्या की। लेकिन 3-4 लाइन पहले लिख दीजिएगा कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति
सामान्यतः एविडेंस मानी ही नहीं जाती। यह एक दुर्बल साक्ष्य होती है और केवल सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर किसी दूसरे सह अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आखिर इसका आपका उपयोग क्या कर सकता है न्यायालय? तो इसका जो नेचर होता है वह केवल हेल्पिंग होता है, यानी कि न्यायालय अपना माइंड मेकअप करने के लिए ऐसे कन्फेशन को विचार में ले सकेगा। एक उदाहरण देखिए, तब लास्ट में 2 केस लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभियोजन ने अपना मामला साबित किया, अभियुक्त ने अपना बचाव किया, तराजू पर दोनों के साक्ष्य आ गए, न्यायालय पर्याप्त यानी कि अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य दे दिया, लेकिन न्यायालय के मन में हल्का सा संदेह आ गया, तो न्यायालय केवल ये कर सकता है कि सह अभियुक्त की संस्कृति का सहारा लेकर उस डाउट जो हल्का सा है उस डाउट को क्या कर सकता है, दूर। यानी कि अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, क्या हल्का सा संदेह आ गया कि क्या इन साक्ष्यों पर हम सजा दे दें कि नहीं, तो हल्का सा डाउट को दूर करने के लिए किसका सपोर्ट ले सकता है, आपका सह अभियुक्त की संस्कृति को। लेकिन अन्य कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है मजबूत, तो क्या केवल सह अभियुक्त के कन्फेशन के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है कि नहीं? नहीं दी जा सकती। इस विषय पर कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी का केस लीडिंग केस है। तो पहले कश्मीरा सिंह का केस देखते हैं। और कश्मीरा देखिए, पहले भाई ये दूसरा केस हो जाएगा, पहले आपका भुवनी साहू का लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रम से चला जाए केस। वैसे महत्वपूर्ण केस भारत में कश्मीरा सिंह का ही है। देखिए आपका भुवनी साहू बनाम किंग का केस है, 1900 आपका 49 का केस है और प्रीवी काउंसिल का। तो भुवनी साहू बनाम किंग 1949 का केस है, प्रीवी काउंसिल का। अब प्रीवी काउंसिल ने सह अभियुक्त के कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू बताया और क्या कहा, देखिए। सह अभियुक्त की संस्वीकृति को धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना जाता। पहला नियम, यह एक दुर्बल या कमजोर साक्ष्य होता है। केवल इस साक्ष्य के आधार पर किसी दूसरे सह अभियुक्त को सजा देना, दोष सिद्ध करना अवैध होगा। यानी कि वैध नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गलत होगा आपका। तो इसका प्रयोग किस रूप में किया जाएगा? तो इसका प्रयोग अन्य जो साक्ष्य विद्यमान है रिकॉर्ड पर उसका समर्थन करने के लिए, यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि केवल सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त को दंडित किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जा सकेगा। किसने बताया? भुवनी साहू। उपर्युक्त बातों को भारत के उच्चतम न्यायालय ने कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट के वाद में एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी कि जो बातें सह अभियुक्त के बारे में भुवनी साहू में बताई गई थी वे बातें किसमें स्वीकार कर ली गई? कश्मीरा सिंह में। कश्मीरा का केस देखिए, थोड़ा चूंकि सुप्रीम कोर्ट का केस है तो अगर समय रहे तो आप डिटेल में लिखेंगे, या नहीं तो 4 लाइन 3 लाइन लिख के निकल जाइएगा। भाई तथ्य उतना समय नहीं है कि आप तथ्य दे सकते हैं,
समय मिले तो तथ्य लिखिए और न मिले तो केवल फाइंडिंग लिखिए। फाइंडिंग हम बता देते हैं। केवल सह अभियुक्त के असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त को आपका दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। एक लाइन कुछ ना है। तो आइए एक उदाहरण हम देखते हैं और तब आपका देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ए तथा बी दोनों सह अभियुक्त हैं। तो क्या केवल ए के बयान पर बी को यानी कि दूसरे सह अभियुक्त को सजा देना वैध होगा कि अवैध होगा? अवैध होगा, वैध नहीं होगा। ये क्या होगा? अवैध। ए ने जो कन्फेशन किया है जो बी पर प्रभाव डाल रहा है, इसके समर्थन के लिए अन्य साक्ष्यों का होना आपका आवश्यक है कि वैकल्पिक है? आवश्यक है। अन्य साक्ष्यों का ए का कन्फेशन केवल क्या करेगा? सपोर्ट। या अन्य साक्ष्य भी, अन्य गवाह भी वही कह रहे हैं या अन्य दस्तावेज भी जो पेश किए गए हैं इंडिकेट कर रहे हैं और ए भी कह रहा है, तो ए की बातों का अन्य साक्ष्यों के लिए हम क्या करेंगे? सहायक के रूप में प्रयोग करेंगे, सपोर्ट करवाएंगे, समर्थन करवाएंगे। लेकिन केवल ए के बयान पर आपका कह सकते हैं कि बी को सजा नहीं दी जा सकती। देखिए कश्मीरा में क्या हुआ था। कश्मीरा एक आपका माने सहायक फूड इंस्पेक्टर था और चावल पॉलिश करते हुए पकड़ा गया था वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। चावल पॉलिश का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार चेहरे पर पॉलिश की जाती है और चेहरे को आपका चमकदार बनाया जाता है, उसी प्रकार जो मोटे चावल रहते हैं मशीन द्वारा उसे महीन बनाया जाता है और डेंट पेंट करके और सेंट क्या करा जाता है? छिड़क दिया जाता है और 10 रुपया का चावल 100 रुपया में बेचा जाता है। तो चावल पॉलिश करना अवैध था। कश्मीरा सहायक फूड इंस्पेक्टर था और चावल पॉलिश कराते हुए पकड़ा गया, उसे सस्पेंड किया गया। तो जिसने पकड़ा था वरिष्ठ अधिकारी ने 2 बार कश्मीरा ने धमकी दी थी कि मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा और अंत में उसका जो बच्चा था छोटा अधिकारी का वह गायब होता है। कुछ दिन बाद उसकी लाश एक कुएं में पाई जाती है। कश्मीरा और उनके साथियों के खिलाफ 34/302/201 आईपीसी के तहत माने साक्ष्य को मिटाना मुकदमा चलता है। एक जो था आपका सह अभियुक्त, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि हम तो थे ही, हमारे चाचा कश्मीरा भी साथ में थे और हम लोगों ने मिलकर ये अपराध किया। तो जो कन्फेशन हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में मामला गया तो कश्मीरा में आपका तो हाई कोर्ट ने जो व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार किया था आपका वह उसकी सजा बरकरार रखी और कश्मीरा की भी सजा बरकरार रखी। कश्मीरा निकला तेज, पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और जिसको सजा एक और को मिली थी वह सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, तो अपील का समय बीतने के बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन कश्मीरा कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरा के वकील ने तर्क ले दिया कि सह अभियुक्त के कन्फेशन के अलावा अन्य कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, अतः कश्मीरा को केवल सह अभियुक्त के कन्फेशन के आधार पर मृत्युदंड न दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने वकील साहब की बात मान ली, कश्मीरा को बरी कर दिया, लेकिन साक्ष्य मिटाने के लिए आपका दंड दिया 201 के तहत आईपीसी। मैंने आपका कुएं में लाश फेंक देना तो साक्ष्य मिटा दीजिए या साक्ष्य छुपा दीजिए, तो उसके लिए 201 अप्लाई हमेशा होती रहती हैं। आपका हथियार छुपा दिया, लाश छुपा दिया, गणासा छुपा दिया,
या जैसे अंकिता मर्डर केस है तो मोबाइल छुपा दी है अभियुक्त, तो धीरे धीरे राज खुल ही रहा है आपका, देख ही रहे हैं। तो ऐसी दशा में यानी कि कश्मीरा बच गया आपका, क्यों बच गया? क्योंकि केवल और केवल किसका कन्फेशन ही मौजूद था? सह अभियुक्त। यानी कि लास्ट लाइन ये आया कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति धारा 30 में रिलेवेंट है, लेकिन सारवान साक्ष्य नहीं होती। केवल सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर किसी अन्य सह अभियुक्त को दंड नहीं दिया जा सकता। आप ये जरूर याद रखिए। इस प्रकार आपका जो सह अभियुक्त है, एक प्री के लिए जो क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेक्शन 30 का नियम हमने बताया, ये केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, सिविल में नहीं। तो आप चाहें तो कहीं जोड़ सकते हैं बीच में, चाहे प्री के लिए एक क्वेश्चन है, मेंस के लिए नहीं। हाँ, ये सतर्कता का नियम आप कह सकते हैं। अब ये तो विधि का नियम बन गया है, क्योंकि बिना अन्य साक्ष्य के आपका सजा दी ही नहीं जाएगी। देखिए, आपका दो दृष्टांत हैं, तब दोनों में अंतर हम बताते हैं, सह अभियुक्त और सह अपराधी। पहला दृष्टांत देखिए, पॉइंट पकड़िए कहाँ आपका अंतर आएगा। क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा कि ख और मैंने ग की हत्या की है। ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो आप लोग बताइए, जो आवश्यक तत्व हमने लिखे हैं, क्या इस इलस्ट्रेशन में सभी आवश्यक तत्व फॉलो होते हैं कि नहीं? तो बताइए, आपका आवश्यक तत्व व्यक्तियों की संख्या कितनी है इसमें? एक से अधिक है कि नहीं है? इनका ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है कि नहीं? बेर क्या लिखता है? चल रहा है। एक ही अपराध के लिए कि अलग अलग? एक ही। उसमें से एक ने संस्वीकृति की है, वह संस्कृति कोर्ट में साबित हो गई। संस्कृति का नेचर देखिए, कह रहा है कि मैं तो था ही, और मेरे साथ इस हत्या में कौन थे? बी। यानी कि संस्कृति का नेचर ये है कि संस्कृति करने वाला अपना अपराध तो स्वीकार कर ही रहा है, अन्य ज्वाइंट जो इसका ट्रायल चल रहा है उस पर भी इस संस्कृति का क्या पड़ रहा है? प्रभाव। तो ऐसी दशा में क द्वारा की गई संस्वीकृति को न्यायालय क और क के विरुद्ध तो विचार में ले ही सकेगा। क्या जो ख है उसके विरुद्ध विचार में ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा? क्योंकि धारा 30 के सभी शर्तें इस उदाहरण में क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं। अगला देखिए, दूसरा दृष्टांत, पॉइंट पकड़ना है। गौ की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि गौ की हत्या क और ख द्वारा की गई थी, और यह कि ख ने कहा था कि क और मैंने गौ की हत्या की है। देखिए, आप भले भले आप पॉइंट यहाँ मिस मने न समझ में आए, लेकिन एक पॉइंट मिस है, और वह ये है कि ज्वाइंट ट्रायल। कहीं भी इस दृष्टांत में ये कहीं भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ए तथा बी का कैसा विचारण चल रहा है, संयुक्त। तो भले ए कहे कि मैं तो था ही, मेरे साथ कौन शामिल था? बी। तो धारा 30 में ये नहीं आएगा। यानी कि न्यायालय ए की बातों पर ए की बात बी के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों का कैसा ट्रायल नहीं हो रहा है? ज्वाइंट। अब आगे आइए, सह अभियुक्त और सह अपराधी में एक बार आपका डिफरेंस देखिए। तो एक एक करके आप डिफरेंस देखिए, इंटरव्यू के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहले 133 हम बना लेते हैं, सह अपराधी।
और दूसरा 30 आपका सह अभियुक्त। तो एक एक करके आपका चलना है। सह अपराधी के बारे में प्रावधान धारा 133 में है, जबकि सह अभियुक्त के बारे में प्रावधान धारा 30 में है। ये पहला हो गया अंतर सेक्शन वाइज। सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है कि अक्षम साक्षी? तो सह अपराधी क्या होता है? सक्षम होता है। और सह अभियुक्त को कहीं भी ये नहीं कहा गया कि सक्षम, यानी कि ये सक्षम नहीं होता। अब आइए 133। क्या सह अपराधी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है? तो मैं क्या बताया था कि सह अपराधी जो साक्ष्य देता है उसकी संपुष्टि आवश्यक नहीं है, लेकिन सह अभियुक्त की अभी हमने बताया कि संपुष्टि क्या है? आवश्यक। दूसरा अंतर आ गया। तीसरा देखिए, सह अपराधी किसे कहा जाएगा? तो जिन व्यक्तियों का, माने सह अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जो अपराध में चाहे मुख्य रूप से या सहायक रूप से आशय के साथ सम्मिलित रहते हैं, ये सह अपराधी कहलाते हैं। सह अभियुक्त किसे कहा जाएगा? तो जब एक ही अपराध के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो तो आपस में उन्हें क्या कहा जाएगा? सह अभियुक्त। यानी कि इसका मतलब कि सह अपराधी के लिए अपराधियों का संयुक्त विचारण होना आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। जबकि सह अभियुक्त के लिए यह आवश्यक है कि क्या हो? ज्वाइंट ट्रायल हो। इसमें संयुक्त विचारण आवश्यक है और सह अपराधी के लिए आवश्यक नहीं। सतर्कता का नियम देखिए। अब एक लाइन और आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक सह अपराधी की बात है, सह अपराधी के मामले में एक सतर्कता का नियम दिया गया है धारा 114 के दृष्टांत नंबर बी में, जिसमें ये कहा गया है कि न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक उसकी बातों का समर्थन अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा न हो जाए। लेकिन सह अभियुक्त के मामले में ऐसी कोई सतर्कता का नियम नहीं दिया गया है, ये याद रखिए। अब आइए, सह अपराधी का साक्ष्य सारवान होता है कि संपोषक होता है? तो सह अपराधी का परिसाक्ष्य सारवान होता है और आपका सह अभियुक्त का सारवान नहीं होता, केवल सहायता लिया जा सकता है। ये भी अंतर हुआ। अगला अंतर आइए, किसको क्षमा दान कराया जाता है? बताइए, सह अपराधी को कि सह अभियुक्त को? तो सह अपराधी को क्षमा दान दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता? सह अभियुक्त को। भाई, ये सह अपराधी को दिया जाता है लेकिन सह अभियुक्त को क्षमा दान नहीं दिया जाता। अब आगे आइए, किसको शपथ दिलवाई जाती है बयान देने से पहले? तो सह अपराधी को ओथ दिलवाई जाती है, जबकि सह अभियुक्त को कोई ओथ नहीं दिलवाई जाती। अगर सह अपराधी झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ झूठ बोलने के लिए मिथ्या साक्ष्य देने हेतु मुकदमा क्या होता है? चल सकता है। लेकिन अगर ये झूठ बोल दे सह अभियुक्त तो इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, मैंने कोई मुकदमा नहीं। तो और आपका एविडेंशियल वैल्यू बता दिया गया। मजबूत साक्ष्य होता है सह अपराधी का, दुर्बल साक्ष्य होता है सह अभियुक्त वाला। ये भी हम कह सकते हैं। सह अपराधी में भी वही होता है, वो कहता है कि हम अपना अपराध स्वीकार किए हैं, ये लोग भी शामिल हैं, इसमें भी हो रहा है। ज्वाइंट ट्रायल आपको बता ही दिया गया।
लगभग 7-8 अंतर आपका बताया गया, एक दो अंतर कहीं मिस कर रहा है लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा है, उसको कहीं बता दिया जाएगा। भाई रेस्ट ले लीजिए, 6:15 हो भी गया। आईपीसी लिखवाया जाएगा भाई, आज लेक्चर आपका सोमवार को चलेगा। एक दो क्वेश्चन लिखवाते हैं, 2 क्वेश्चन इसको सोमवार को। अब एविडेंस आपका इधर पूरा हो गया तो 1-2 दिन में 5-6 क्वेश्चन लिखवा दिया जाए, ताकि आप लोग भाई जिनको रट्टा मारना है रट्टा मारें, जिनको समझना है समझें। वैसे आपका लेक्चर भी गौर किए रहिए, क्योंकि आपका अगर रट्टू रट्टू तोता कहीं मिस कर गया तो यही लेक्चर क्या करेगा, काम आएगा। इसी लेक्चर को अपनी भाषा में क्या करिएगा, पेन रुके ना। इतना बताने के बाद भी अगर आपकी पेन रुक जाती है तो पढ़ना बेकार है भाई, मैं बता दूं। इतना समझाने के बाद कुछ नहीं तो पेन तो नहीं रुकेगी, 3-3 बार समझाया जा रहा है। तो रेस्ट ले लीजिए। तो आईपीसी आज, अभी डावरी एक्ट आज नहीं चल पाएगा भाई, आज